नमस्कार। ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार देवियों और सज्जनों। रेनेटस वेलनेस के मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत। सुबह 8 बजे के सेशन में आप सभी कामयाब सेल्फ मोटिवेटेड लोगों का स्वागत। दिस इज योगेश गुप्ता, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड बिजनेस कोच एंड ऑफ कोर्स अ रेनोवियन। मॉर्निंग बिगनर सेशंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप सभी को हमेशा बताता हूं कि ये मॉर्निंग सेशंस बेसिकली बिगनर सेशंस होते हैं। बिगनर्स इंडक्शन प्रोग्राम है बेसिकली। इस प्रोग्राम को करने का मकसद, इन वेबिनार्स को करने का या जूम मीटिंग्स को करने का मकसद ये होता है कि जो नए लोग हमारे बिजनेस में आते हैं उन्हें हम बिजनेस के बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स के बारे में बताएं, क्योंकि किसी भी जर्नी की शुरुआत जो है वो पहले कदम से होती है और पहला कदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्त, पहला कदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस बिजनेस में आने के बाद मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनकी शुरुआत कहाँ से करें। तो इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए इस रेनेटस वेलनेस के मैनेजमेंट की तरफ से इस सेशन को क्रिएट किया गया है, ताकि जो नए लोग हैं उन्हें ज्वाइन करने के बाद उनके बेसिक्स और फंडामेंटल बिजनेस के क्या है ये बताया जाए। और जो हमारे कामयाब साथी हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनके लिए ऑब्वियसली एक रिपीट प्रैक्टिस करने का एक मौका होता है, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट। क्योंकि इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है, ना मैं ना आप। हर आदमी में गुंजाइश होती है कुछ बेटर करने की, कुछ इम्प्रूवमेंट की, कुछ इम्प्रोवाइज करने की गुंजाइश हमेशा होती है ना। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं एक पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ, और इस बिजनेस में अपने आप को एक बहुत ही शानदार मकाम पर पहुंचाने की तैयारी करते हैं। राइट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सारे लोग रेनेटस वेलनेस के साथ जुड़े हुए हैं, और रेनेटस वेलनेस एक के बारे में आज का सेशन है ये, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जी हाँ दोस्त, इस सेशन को कल से कंडक्ट करें और आज का सेशन है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिक्स का, क्योंकि जब आप किसी को इस बिजनेस में जोड़ते हैं, जब आप किसी को चाहते हैं कि इस बिजनेस में आए, उनको अपने बिजनेस का प्लान दिखाते हैं, तो उस प्लान को, प्रोजेक्ट को देखने के बाद अमूमन लोगों के अंदर कुछ शक या शंकाएं या संशय उत्पन्न होती हैं, है ना। और इन शंकाओं का समाधान अगर नहीं किया जाए तो लोग इस बिजनेस में आते नहीं हैं। और कई बार अगर वो आ तो जाते हैं, मगर वो पूरे कन्विक्शन के साथ इस बिजनेस पे काम नहीं करते, क्योंकि मन में संशय होता है ना। और संशय के साथ किया गया कोई भी कार्य सफलता की ओर नहीं जाता है। संशय के साथ किया हुआ कोई भी कार्य आपको ट्रबल में ही डालता है। भगवान गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, कि संशय के साथ किया गया कोई भी कार्य आपको विनाश की ओर लेकर जाता है। तो अगर आपने रेनेटस वेलनेस का चुनाव किया है, या अगर आप रेनेटस वेलनेस का चुनाव करना चाहते हैं, तो इसे पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरे मन के विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ आइए, तभी यहाँ काम होगा। मन में संशय लेकर कोई आएगा तो काम दिक्कत आएगी फिर उसके अंदर, है ना। और नया बंदा अगर संशय रहेगा तो कई बार जुड़ते भी नहीं है। तो इस सेशन को हम कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि बेसिकली जो लोगों ने जो ऑब्जेक्शन उठाए हैं, जो उनके मन में जो क्वेरीज है, उनको कैसे खत्म किया जाए। तो आइए आपको आगे लेके चलता हूं। जैसा मैंने रिपीट किया था, आज ये लाइन इतनी शानदार है कि इसे हर सेशन में रिपीट करना बनता है। कहते हैं डिस्कशन इज ऑलवेज बेटर देन आर्ग्यूमेंट, बिकॉज आर्ग्यूमेंट इज टू फाइंड आउट हु इज राइट एंड डिस्कशन इज टू फाइंड आउट व्हाट इज राइट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस लाइन को आप अपनी जिंदगी में आत्मसात कर सके, अगर इस लाइन को अगर आप इस बिजनेस में इंप्लीमेंट करें, तो मैं दावा दे सकता हूं कि 90% समस्याएं आपके जीवन की खत्म हो जाएंगी। जी हाँ दोस्त, कहते हैं डिस्कशन बेटर आर्गुमेंट, बिकॉज आर्गुमेंट इज टू फाइंड आउट हु इज राइट एंड डिस्कशन इज टू फाइंड आउट व्हाट इज राइट। अपने जीवन में हमेशा जब किसी कन्वर्सेशन में आप हो, तो हमेशा इस बात पे ध्यान रखिएगा कि बातें बहस में ना कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि जब बहस होती है, तो बहस का मकसद ये होता है कि कौन सही है। जी हाँ, दो लोगों के बीच अगर बहस हो रही होती है, तो मुद्दा ये होता है कि कौन सही है। लेकिन बजाय इसके अगर हम बातचीत करें, अगर हम डिस्कशन करें, तो मुद्दा ये होता है कि क्या सही है। जी हाँ दोस्त, हमेशा जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि जब आप कन्वर्सेशन में हो, तो मुद्दा हमेशा ये होना चाहिए कि क्या सही है। बहस में ना जाए कि कौन सही है, क्योंकि बहस
करना कोई गुण नहीं, और सेल्स में जो बंदे होते हैं उनके लिए तो बहस करना महापाप के बराबर है ना, क्योंकि बहस में आप कभी जीत ही नहीं सकते। अगर आप बहस में जीत जाते हैं तो आप जीत ही तो भी आप हार जाते हैं, और अगर आप हार जाते हैं तो भी हार जाते हैं, क्योंकि जब बहस में आप हार जाते हैं तो आप हार ही जाते हैं, और जब बहस में जीत जाते हैं तो भी आप हार जाते हैं, क्योंकि जिस सामने वाले इंसान को आपने बहस में हराया है, उसके आत्मसम्मान को आपने ठेस पहुंचाई है, वो कभी आपके साथ बिजनेस में नहीं आता। और आपका ध्येय, आपका मकसद बहस जीतना नहीं था, आर्गुमेंट में जीतना नहीं था, आपका मकसद उस इंसान को अपने बिजनेस में जोड़ना था, उस इंसान को प्रोडक्ट देना था, है ना। तो आप बहस तो जीत जाते हैं दोस्त, लेकिन आदमी हार जाते हैं, इंसान हार जाते हैं, और हमारा मकसद बहस जीतना कभी नहीं होता, हमारा मकसद इंसान को जोड़ना होता है, राइट। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। आगे लेकर चलता हूं। फील फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक है, जिसके द्वारा हम लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। आपको पता है कि जब आप किसी से बातें करते हैं ना, जब इंसान कुछ अपने विचारों को व्यक्त कर रहा होता है, तो उसको विचारों को बदलने की एक टेक्निक है, जिससे उससे बुरा ना लगे, है ना। डायरेक्टली आप किसी को, अगर किसी के विचार के साथ आप असहमत होंगे तो उस इंसान के मन में खराब लगता है। कोई भी आदमी, एक साइकोलॉजी है कि मैं क्या चाहता हूं, मेरे लिए वही सही है। अगर कोई इंसान उसको गलत कहता है, या इंसान मुझे कहता है कि आप गलत सोच रहे हैं, तो मुझे इस बात का बुरा लगता है ना। तो हमें कुछ ऐसे टेक्निक की जरूरत है, कुछ ऐसे तरीके की जरूरत है, जिससे हम लोगों को बिना तकलीफ पहुंचाए, बिना उन्हें नाराज किए उनके विचारों को बदल सके। तो इसके लिए एक फील फेल्ड फाउंड की टेक्निक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ये 3-4 अमूमन क्वेश्चंस कल हमने कवर अप कर लिया था, क्योंकि जनरली लोगों के अंदर वो हार्डली 20-25 सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो लोगों के मन में आ सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं सकते। क्योंकि जब आप एक बिजनेस की बात करते हैं, जब आप रेनेटस वेलनेस की बात करते हैं, तो जो भी शंकाएं होंगी, जो भी ऑब्जेक्शंस होंगी, वो उस बिजनेस या उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ही हो सकती है, जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर स्ट्रेच करें तो 20 से 25 सेट ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। 20 से 25 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो अगर ये 20-25 क्वेश्चन के आंसर, अगर आपके पास सटीक उदाहरण हो, सटीक आंसर हो, तो फिर आप लोगों के ऑब्जेक्शन को, उनके संशय को खत्म कर सकते हैं, राइट। तो कल हमने 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट किया था। आइए आज आपको आगे लेके चलता हूं, बने रहिए मेरे साथ और कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं, राइट। नंबर 6 जो क्वेश्चन लोगों के मन में अमूमन आता है जब आप उनको अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, आई विल आस्क, मैं पूछ कर बताता हूं या बताते हो। जी हाँ दोस्त, जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में, जब अपने प्लान के बारे में लोगों को बताते हैं, तो लोग कई बार डिसीजन लेने के लिए, जब आप उनको कहते हैं कि आप इस बिजनेस में आ जाइए, तो लोग कहते हैं कि जी बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, आपका प्लान बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं पूछ के बताता हूँ या पूछ के बताती हूँ। आई लास्ट, किससे पूछेंगे भाई? जी पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, वाइफ से पूछूंगा, है ना, पिताजी से, गुरुजी से पूछूंगा, गर्लफ्रेंड से पूछूंगी, बॉयफ्रेंड से पूछूंगा। तमाम तरह के एक्सक्यूजेस होते हैं लोगों के अंदर। क्या कहते हैं जी? कि प्लान तो बढ़िया है, पूछ के बताता हूं, है ना सर। जब ये क्वेश्चन आए तो आपको क्या कहना है कि आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड को एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूं, शायद कुछ नए लोग हो यहाँ। फील फेल्ट फाउंड एक टेक्निक है, जिसके अनुसार जब आपको सामने वाला कुछ भी बात कहे ना, जिसका विचार आप बदलना चाहते हैं, तो उनके विचारों के साथ सहमति जताइए, या चाहे वो गलत ही क्यों ना बोल रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि भाई मैं पूछ के बताता हूं, तो बहस मत कीजिए, उन्हें कहिए कि आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मैं भी पहले, जब मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा था, तो मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, है ना। कि जब मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा था, तो मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि मैं अपने पापा से पूछ के डिसीजन लूंगा। फिर मैंने ये बात अपने अपलाइन से पूछी, उनको बताई, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुझे दिखाया था। तो मैंने उनको बोला कि मैं अपने पापा से पूछ के बताता हूं। तो उन्होंने मुझे बताया। यानी इन शॉर्ट, फील का मतलब होता है कि आप जो फील कर रहे हैं वो बिल्कुल सही फील कर रहे हैं। फेल्ट का मतलब कि पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। और फाउंड का मतलब कि अल्टीमेट जाकर मुझे ये पता चला कि ऐसा सही नहीं है, सही ऐसा है। फील फेल्ट फाउंड, इस तरीके से जब हम लोगों से बात करते हैं, तो लोगों को बदलना थोड़ा आसान होता है।
क्योंकि हम उनके आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाते, उनके विचारों को डायरेक्टली गलत नहीं कहते, हम उनकी सम्मतियों का सम्मान करते हैं। हम कहते हैं कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और मैं खुद पहले ऐसा ही सोचा करता था। और जब आप उनके साथ सहमत हो जाते हैं तो राइवलरी खत्म हो जाती है, फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। फिर आप दोनों एक ही टीम में हो जाते हैं। फिर बातें करना और बातें समझना, समझाना आसान हो जाता है, राइट? तो अगर किसी ने कहा इस बिज़नेस को, आपने किसी को ये बिज़नेस का प्लान दिखाया, आपने इस बिज़नेस के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बताया और देखने के बाद अगर उन्होंने कहा कि प्लान तो बढ़िया है, प्रोजेक्ट अच्छा है, बिज़नेस बहुत अच्छा है आपका, लेकिन मैं पूछ के बताता हूँ, या पूछ के बताती हूँ। तो आपको क्या कहना है कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जब मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया गया था, जब मुझे इस प्रोजेक्ट को दिखाया गया था, तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता था। मैं भी सोचता था कि मैं अपने पिताजी से पूछकर बताऊँगा। मैं भी सोचता था कि मैं अपनी वाइफ से पूछकर डिसीज़न लूँगा। तो जब मैंने अपने अपलाइन को इस बारे में बताया, मेरे स्पॉन्सर को इसके बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बात बताइए सर, बिज़नेस का प्रेज़ेंटेशन किसने देखा? आपने देखा या आपके पिताजी ने देखा? फॉर एन एग्जांपल कि अगर वो पिताजी से ही पूछना चाहते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, माताजी, पिताजी, बॉस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कोई भी हो सकते हैं, गुरुजी हो सकते हैं। तो बिज़नेस का प्रेजेंटेशन किसने देखा? आपने देखा? जी, मैंने देखा। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका डिसीजन, जिसने इस बिज़नेस प्रेजेंटेशन को देखा ही नहीं, वो बिना देखे इसके बारे में आपको कैसे बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है? अगर आप चाहते हैं कि आपके पिताजी डिसीजन लें, तो आपके पिताजी को इस प्रोजेक्ट में लेके आना चाहिए था। आपके पिताजी को मेरे सामने बैठाना चाहिए था, तो मैं उनको डायरेक्टली प्लान दिखाता। प्लान देखने के बाद वो डिसाइड कर पाते कि ये सही है या नहीं है। अभी प्लान उन्होंने देखा ही नहीं, है ना? अब आप उनसे जाके पूछ रहे हो कि जी ये बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं? ये ऐसा हो गया कि पुलाव आपने खाया और टेस्ट पिताजी से पूछ रहे हैं कि पिताजी पुलाव का टेस्ट बढ़िया है कि नहीं? पिताजी ने तो पुलाव खाया ही नहीं। ये पुलाव तो आपने खाया, तो टेस्ट कैसा लगा ये तो आपको डिसाइड करना है ना भाई साहब। ये तो बड़ी अजीब-सी बात है। तो पहला पॉइंट तो ये है, आप जिनको, अगर आप डिसीजन मेकर नहीं हैं, अगर अपने घर में अपनी ज़िंदगी का डिसीजन आप नहीं लेते हो, तो प्रोजेक्ट के समय आपको उनको साथ लाना चाहिए था जो डिसीजन लेंगे। अभी उन्होंने प्लान देखा नहीं, अब आप प्लान देख लिया, अब आप बता रहे हो कि पिताजी से पूछेंगे, पिताजी क्या बताएँगे? तो कुछ लोग फिर बोलेंगे नहीं, नहीं हमारे पिताजी जी बहुत पढ़े लिखे हैं। जी, उन्होंने बहुत पीएचडी कर रखी है, उनको सारे दुनिया का नॉलेज है, वो ठीक बता देंगे। तो उनको फिर मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि सर ऐसा है, आई डू रिस्पेक्ट योर फादर, आपके फादर साहब की मैं इज़्ज़त करता हूँ। वो ज़रूर बहुत ही सुलझे हुए समझदार इंसान होंगे, ज़रूर वो बहुत हाइली क्वालिफाइड होंगे, लेकिन इस दुनिया में बहुत ज्ञान है सर। इस दुनिया में इतना ज़्यादा ज्ञान है, इतना ज़्यादा नॉलेज है कि आपका और मेरा नॉलेज समुद्र के किनारे पड़ी रेत का एक कण मात्र है। जी हाँ दोस्त, मैं और आप, हमें अधिकार है कि हम अपने आप को ज्ञानी समझें, हम अपने आप को चतुर समझें, हम अपने आप को क्वालिफाइड समझें, ये हमारा अधिकार है, हम समझ सकते हैं, कोई नहीं रोकता। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस धरती पे, इस दुनिया में इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है कि आप और मैं कि जितना भी पढ़ लें, आज की तारीख में आपके पास या मेरे पास जितना भी नॉलेज है ना, उस नॉलेज की औकात इतनी है कि समुंदर के किनारे पड़ी रेत आपने देखी है ना, उस रेत का एक कण मात्र है, इतना ही ज्ञान हमारे पास है जी। अब आप चाहे अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझे, आपको अधिकार है, लेकिन इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है। आपके पास किसी एक पर्टिकुलर फ़ील्ड का हो सकता है थोड़ा अच्छा ज्ञान हो, लेकिन इस दुनिया के सारे फ़ील्ड का, सारे सब्जेक्ट का आपके पास सारा ज्ञान कभी नहीं हो सकता, किसी के पास नहीं हो सकता। तो आपके फ़ादर साहब जिस फ़ील्ड में होंगे, वो बहुत अच्छे बिज़नेसमैन होंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे वेल क्वालिफ़ाइड इंजीनियर होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, उस फ़ील्ड में उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज होगा, मैं एग्री करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ये नया फ़ील्ड है, ये नया व्यवसाय है। इस डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के बारे में मुझे नहीं लगता कि उन्हें जानकारी होगी, है ना? क्योंकि अगर उन्हें जानकारी होती, प्रॉपर एंड सटीक जानकारी होती, तो कभी वो किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा होते। क्योंकि जिस इंसान के पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सटीक नॉलेज होता है, वो किसी न किसी रूप से डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा होता है। क्योंकि उसे पता है कि इससे ज्यादा अच्छी इंडस्ट्री, इससे ज्यादा अपकमिंग मिलेनियर बिलियनियर बिलियन डॉलर इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती। इट इज समथिंग कि अगर आपको पता हो कि कहीं पे फ्री में रुपया बट रहा है, तो आप वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे?
अब कोई इंसान कह रहा है कि जी हमें पता है कि वहां फ्री में रुपया बट रहा है लेकिन हम घर पे बैठे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रुपए की जरूरत तो सबको है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन कान में भनक पड़ जाए बस कि कहीं पे रुपए बट रहे हैं, ये तो निकल पड़ेगा घर से, बिना खाए पिए पहुंच जाएगा लाइन लगाने, भाई रुपए बट रहे हैं। तो ठीक इसी तरह अगर किसी को डायरेक्ट सेलिंग का प्रॉपर एंड सटीक नॉलेज है तो वो बंदा डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ होगा। और अगर किसी बंदे ने ये मतलब अपने बारे में क्लेम कर रहा है कि उसे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है और वो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब या तो उसको जानकारी नहीं है या अधूरी जानकारी है या गलत जानकारी है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जानकारी जिसको प्रॉपर होगा ना वो जुड़ा होगा, तो आपके पिताजी तो जुड़े हुए नहीं है, यानी उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है सर कि बिजनेस आपने देखा है, प्रोजेक्ट आपने देखा है, डिसीजन आप लीजिए, है ना। दूसरी बात यह है कि जिंदगी में ऑन द लाइटर साइड अगर मैं बात करूं तो जिंदगी में हमने बहुत सारे ऐसे कांड किए हैं जिसकी जानकारी हमारे पिताजी माताजी को नहीं होती है, और हमने जिंदगी में बहुत सारे कांड बिना पूछे किए हैं, और अमूमन वो गलत चीजें होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने जब जिंदगी में पहली बार सिगरेट पिया था, पिताजी से पूछे थे क्या? नहीं पूछते हैं ना। पहली बार शराब पी होगी, पिताजी से पूछ कर पिए थे क्या? नहीं पिए थे। ऐसे बहुत सारे, मैं यहाँ ओपन फोरम में ये सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकता आपने कैसे कैसे कांड किए हैं जो आपने किसी से नहीं पूछा। तो जिंदगी में जब ऐसे बहुत सारे काम है जो आपने बिना किसी से पूछे खुद का डिसीजन लिया, तो आज जिंदगी बनाने की बात है, आज जिंदगी में कुछ करने की बात है, तो फिर दूसरे के डिसीजन पे क्यों डिपेंड करते हैं, है ना। आप खुद को डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा, एक और मजेदार बात है कि मान लो आपके पिताजी ने बोल दिया कि हाँ ये बिजनेस करना चाहिए, भाई नेगेटिव ही क्यों सोचे। आपने अपने पिताजी से जाके पूछा कि पिताजी हमने एक प्रोजेक्ट देखा है, वो प्रोजेक्ट ऐसा ऐसा है, मोटा मोटा आपने उनको ब्रीफ किया, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपके पिताजी ने अगर कह दिया कि हाँ बेटा बहुत बढ़िया कर ले, और आपका करने का मन नहीं है, तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है। पिताजी ने मान लो आपको पॉजिटिवली बोल ही दिया कि हाँ हाँ कर लो बेटा बहुत बढ़िया है, तब तो आपका मन नहीं है फिर भी आप करेंगे। और अगर आपका मन कर रहा है और पिताजी ने मना कर दिया तो आप नहीं करेंगे। तो ये तो कंफ्यूजन वाली बात है ना। डिसीजन आपको लेना, अगर आपको अच्छा लगता है, आपने प्लान देखा है, आपको अगर बढ़िया लगता है तो आप आ जाओ, और आपको बढ़िया नहीं लगता है तो फिर पिताजी बोले माताजी बोले क्या ही फर्क पड़ता है। कॉमन सेंस की बात है ना। मतलब आपको अच्छा ही नहीं लग रहा और पिताजी ने बोल दिया कर ले, तो आप मन मार के कर लेंगे क्या? नहीं ना। तो डिसीजन अपने ऊपर लीजिए कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट आपने देखा है, प्लान आपने देखा है, प्रेजेंटेशन आप अटेंड किए हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीजें जिंदगी बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है। अगर आपको अच्छा लगता है वेलकम, अगर आपको लगता है कि ये आपको सूट नहीं करता कोई बात नहीं, लेकिन किसी दूसरे के डिसीजन पर मत जाइए। जब पिताजी ने, जब मेरे स्पॉन्सर ने जब मुझे ऐसा समझाया तो मेरी बातें समझ में आई, और मैंने फिर ये डिसीजन लिया, और देखिए आज मैं शानदार तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। जब आप इस तरीके से लोगों को बताते हैं तो बातें उनके समझ में आती है, उन्हें भी लगता है कि हाँ डिसीजन उन्हें खुद लेना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट तो उन्होंने खुद देखा है। और जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिव डिसीजन हमने ली है जो हमने किसी से नहीं पूछा। आज जिंदगी बदलने के लिए एक पॉजिटिव डिसीजन भी लेने की बात है तो ले लेते हैं, है ना। और हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि जिस काम को करने में कभी कोई नुकसान ही ना हो, उस काम को एटलीस्ट करके देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए यार। इस काम को करने में मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपका फायदा हो कि ना हो, नुकसान 1% का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना आपको दुकान लगानी है, ना आपको अपने मकान का पेपर देना है, ना हमारे साथ शादी करनी है, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना है। या तो इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो आप इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन करेंगे, बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, या खराब से खराब ये होगा कि आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि उल्टा नुकसान हो जाएगा, घर से 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इस काम को करने में फायदा हो कि ना हो, नुकसान तो बिल्कुल नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस काम को करने में कोई नुकसान ही नहीं है, उसे एटलीस्ट एक बार ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं नहीं हुआ तो, मैं कहता हूं हो गया तो। भाई बात तो 50-50% की है। आप नेगेटिव सोच रहे हैं कि नहीं हुआ तो, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं कि हो गया तो। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या है आपके घर से कुछ पैसा चला जाएगा क्या? आपके घर से 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा? नहीं। लेकिन अगर हो गया तो 10 करोड़ आ सकते हैं, ये सोचिए। जाने का कुछ नहीं है, आने के लिए पूरी कायनात है। तो इस काम को आप करके देख सकते हैं, डिसीजन आपको खुद लेनी है। तो जब इंसान से हम ऐसे बातें करते हैं तो लोग इस बात को समझ जाते हैं और वो आपके साथ
तो जुड़ जाते हैं। आइए आगे लेके चलता हूं। शो मी द बैलेंस शीट एंड टर्नओवर ऑफ द कंपनी। कुछ ऐसे अद्भुत ज्ञानी भी मिलते हैं, पता नहीं आपको ऐसे मिले कि नहीं मिले, मुझे तो मिले हैं, है ना। कुछ ऐसे चतुर टाइप के लोग होते हैं, अपने आप को पूरा एकदम तुर्रम खान समझते हैं, है ना। और जी उनको प्लान दिखाएंगे, वो चौड़े होके, वो चौड़े में रहते हैं, चौड़े समझते हैं ना, वो छाती चौड़े बड़े अकड़ के रहते हैं। हाँ जी, बताओ। आपने पूछा सर प्लान देखा, हाँ देखा, कैसा लगा? ठीक है। तो सर आप ज्वाइन कर लीजिए, सर आपका आईडी प्रूफ दे दीजिए, मैं आपकी आईडी लॉगिन करता हूँ। वो सब करेंगे। एक बात बताओ, वो प्लान में आपने बताया कि आपकी कंपनी तो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, हाँ जी है। वो आपने प्लान में बताया कि आप लोगों ने 700 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर लिया, हाँ जी कर लिया। एक काम करो, वो कंपनी का बैलेंस शीट मंगा लो जरा, है ना। आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस मंगा लो जरा सा, मैं देख लूं कि आपकी कंपनी कितना टर्नओवर कर रही है, कितने का प्रॉफिट कर रही है, तब कंपनी के साथ मैं अपना बंधन बनाऊंगा, है ना। जब जुड़ जाएंगे हम लोग, कंपनी से जुड़ेंगे, बढ़िया काम करेंगे, पहले बैलेंस शीट तो, है ना। तो ऐसे महा मतलब चतुर ब्रह्म ज्ञानी लोग भी धरती पे होते हैं। और आप अगर इस बिजनेस को डायरेक्टली बहुत एक्टिवली बिल्ड करेंगे तो कभी ना कभी ये ब्रह्म ज्ञानी लोग आपको भी मिल जाएंगे। मुझे मिले हैं, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं जो बैलेंस शीट मांगते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट दिखा दो, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दो, है ना। तब जाके मैं देख जुड़ूंगा। तो इन ऐसे लोगों को भी आपको यही कहना है सर, कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आपके जैसा चतुर इंसान तो आज तक मुझे मिला ही नहीं सर, इतना समझदारी भरा प्रश्न आपने मुझसे पूछ लिया, है ना। तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। और मैं आपको क्या बताऊं कि जब मुझे इस प्रोजेक्ट को दिखाया गया था सर, तो मेरे मन में भी बिल्कुल आप ही की तरह उच्च विचार आए थे। मैंने भी पूछा अपने अपलाइन को, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, कि सर बिजनेस तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन पहले थोड़ा बैलेंस शीट हो जाए, थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाए, देख तो लूं कि मैं किस कंपनी के साथ जुड़ रहा हूं, देख तो लूं कि भाई कहाँ प्रॉफिट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि भाई साहब एक बात बताओ, ये मोबाइल आपने बड़ा शानदार रखा है खरीद कर, कौन सी कंपनी का है? तो जी मैंने बोला जी एप्पल का मोबाइल है भाई साहब, एप्पल का। कितने का खरीदे? बोले 1 लाख रुपए में खरीदे थे। बोले, शानदार। जब ये मोबाइल आप खरीद रहे थे, तो खरीदने के पहले आपने एप्पल का बैलेंस शीट चेक किया था क्या? उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था क्या? ऑडिट रिपोर्ट देखी थी क्या उनकी? बोले, नहीं। फिर क्या बात कर दी है सर? 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, किस कंपनी के ऊपर खर्च कर रहे हो, किस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उसका बैलेंस शीट तो देखना चाहिए ना। कि जी मैं आपसे 1 लाख रुपए का फोन खरीद रहा हूं, तो आपकी कंपनी का बैलेंस शीट दिखा दो भाई। आपकी कंपनी का मेरे को मेमोरेंडम आर्टिकल दिखा दो, आपकी कंपनी का बैलेंस शीट दिखा दो। आप कभी देखते हो? बोले, नहीं। आपके घर पे जो टीवी लगा रखे होंगे, फ्रिज लगा रखे होंगे, किसी कंपनी का होगा, तो वो खरीदने के पहले उस कंपनी का बैलेंस शीट चेक किया था आपने? नहीं किया था। सर आपके बच्चे होंगे, हाँ जी बच्चे हैं। बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? जी बच्चे डीपीएस में पढ़ते हैं जी। तो बच्चों को स्कूल में, जहां आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है, आपने अपने बच्चों को स्कूल में डाला कि मेरे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। बच्चों को स्कूल में डालने के पहले स्कूल का बैलेंस शीट मांगा था क्या? कि सर आपका बैलेंस शीट दिखा दीजिए स्कूल का। हाँ जी, आपके स्कूल में मैं अपने बच्चों को देने वाला हूँ, फीस दूंगा आपको हर महीने महीने, तो एक बार बैलेंस शीट बताओ। प्रिंसिपल से पूछा था क्या कभी स्कूल का बैलेंस शीट क्या है? हाँ जी। जॉब करने जाते हैं, जिस कंपनी में जाते हैं उस कंपनी में बोलते हैं भाई जॉब आपके यहाँ तभी करूंगा सर जब आप अपनी कंपनी का बैलेंस शीट दिखा दो। बॉस पियून से धक्के मरवा के निकलवा देगा अगर जॉब में आप ये बात बोलोगे कि सर आपकी कंपनी में जॉब तभी करूंगा जब अपना बैलेंस शीट मुझे दिखा दो। भगाएगा, है ना। धक्के मार के निकाल देगा वहां से। जिंदगी में किसी भी जगह पे हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पूछते, चाहे वो बच्चे का स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे जहां जॉब करते हो वो इंस्टीट्यूशन हो, या चाहे जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हम खरीदते हो, किसी का बैलेंस शीट नहीं मांगते। हम जिस किराने की दुकान से आटा चावल दाल खरीदते हैं, उस किराने की दुकान का भी बैलेंस शीट नहीं मांगते। तो जब जिंदगी में आप कहीं कोई बैलेंस शीट नहीं मांगते, तो आपको यहाँ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों मांगना है सर?
है ना? यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी करा रहे हैं आपसे कि आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए कि कंपनी कल को भाग जाएगी। ये सिंपल एक कमीशन बेस्ड काम है। यहाँ पे जो पैसे आप देते हो उसके बदले में उतने का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। आपका और कंपनी का लेना देना वहीं खत्म हो जाता है सर। आप एक टूथपेस्ट खरीदने जाते हो तो टूथपेस्ट की कंपनी, कोलगेट की कंपनी का या किसी कंपनी का बैलेंस शीट थोड़ी देखते हो, क्योंकि आपने पैसा दिया, बदले में आपको प्रोडक्ट मिल गया, है ना? तो बैलेंस शीट क्यों देखनी है आपको? आप रेनेटस वेलनेस में जुड़ेंगे, आपकी आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी। उसके बाद जो भी परचेस करेंगे, जो पैसे आप देंगे उतने का प्रोडक्ट आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। फिर आपको बैलेंस शीट क्यों चेक करना है भाई साहब? ये तो आप कहीं नहीं करते। आप जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं उसका बैलेंस शीट चेक करते हैं क्या? नहीं करते। तो आपको यहाँ क्यों करना है ना? तो जब मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसी बात समझाई, मेरे मेंटोर ने मुझे ऐसी बात समझाई, तो मुझे समझ आया कि बात तो ठीक है। जिंदगी में हम बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, बच्चों के स्कूल में डालते हैं, किसी को हॉस्पिटल में डालते हैं, है ना? हम कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, किसी जगह पे बैलेंस शीट नहीं मांगते। लेकिन जैसे ही बात डायरेक्ट सेलिंग की आती है, जैसे ही बात नेटवर्क मार्केटिंग की आती है, हमारे सारे एंटीना खड़े हो जाते हैं, हमारा ब्रह्म ज्ञान अंदर से फूट पड़ता है और हमें बैलेंस शीट देखने की चुल मचती है ना? कि जी बैलेंस शीट दिखा दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट दिखा दो, है ना? ऑडिट रिपोर्ट दिखा दो, आपकी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई तो उसका मेमोरेंडम आर्टिकल दिखा दो, है ना? क्यों भाई, आपको कंपनी खरीदनी है क्या? हेलो, कंपनी खरीदने की बात नहीं हो रही है, कंपनी से जुड़ने की बात हो रही है। कंपनी के जुड़ने में इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी भी मिलते हैं, तो जब आप उनको ऐसे समझाते हैं तो उनको बात समझ में आती है। आई डोंट हैव टाइम, मैं बिजी, कुछ बिजी टाइप के लोग मिलते हैं जी, प्रधानमंत्री से भी बिजी होते हैं, राष्ट्रपति से भी बिजी होते हैं, है ना? जी कहते हैं प्रोजेक्ट तो आपका बढ़िया है, जब आपने प्लान दिखा दिया तो कहते हैं जी प्रोजेक्ट तो बढ़िया है आपका, प्लान भी बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत शानदार है जी, सब बढ़िया है जी, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हम पे टाइम ही नहीं है सर, हम तो बिजी रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है सर, हम क्या कर सकते हैं? बोले बहुत शानदार है। उनको बोले कि सर आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, आप जैसे व्यस्त प्राणी तो हमने धरती पे आज तक देखा ही नहीं, है ना? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि मेरे पास भी समय नहीं है ना? मैं भी पहले फुर्सतगंज में रहता था, फुर्सतगंज में रहता था लेकिन व्यस्त रहा करता था। तो फुर्सतगंज में रहते रहते मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास तो समय है ही नहीं। तो जब मुझे इस प्रोजेक्ट को दिखाया गया, मेरे मेंटोर को मैंने यही बात बताया, मेरे अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर को मैंने बोला कि आपका प्लान तो बहुत बढ़िया है, कंपनी अच्छी है, लेकिन मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, क्या करें? तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर, समय तो सबके पास एक ही जगह जैसा होता है, 24 घंटे। टाटा, बिरला, अंबानी, सड़क का भिखारी, सबके पास दिन में 24 ही घंटे होते होंगे, 25 तो किसी के पास नहीं होता ना? ना, 25 तो किसी के नहीं होता जी। तो 24 ही घंटे में एक बात बताइए, 24 ही घंटे में कोई, कुछ लोग महीने का करोड़ों रुपए कमाते हैं, कुछ लोग महीने का कुछ नहीं कमा पाते, ऐसा क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? ये असमानता, क्योंकि समय तो सबके पास बराबर है। बोले हाँ, टाटा, बिरला, अंबानी इतना रुपया क्यों कमाते हैं? क्योंकि समय को मल्टीप्लाई करने का बिजनेस जिसको पता चल जाता है, जो समय को कंपाउंड कर सकते हैं, टाइम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उन्हीं के पास ज्यादा पैसा होता है। और आप जैसे महानुभाव जिनके पास समय का अभाव है, आपके लिए ही ये बिजनेस बना है। जिनके पास समय है उनके लिए बिजनेस है ही नहीं। जो व्यस्त लोग हैं, जिनके पास समय का अभाव है लेकिन फिर भी वो ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनको टाइम मल्टीप्लिकेशन के बिजनेस पे आना चाहिए। और ये तो बिजनेस ही टाइम मल्टीप्लिकेशन का है, ये बिजनेस ही टाइम कंपाउंडिंग का है। इसमें आपके टीम के साथ, आपके टीम में जितने ज्यादा लोग होंगे, उनका समय आपके समय के साथ जुड़ जाता है। टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है, समय कंपाउंड होता है, टाइम कंपाउंड होता है, लोगों का समय आपके साथ जुड़ जाता है। और जैसे जैसे लोगों का समय जुड़ता है सर, तो लोगों के काम करने से आपको पैसे आते हैं। तो आप जैसे व्यस्त आदमी, आप जैसे महानुभाव के लिए ही ये बिजनेस डिजाइन किया गया है। आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हैं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में तो आप बिजी रहते हैं, समय आपके पास है नहीं। लेकिन बावजूद इसके आपकी माली हालत कुछ ज्यादा अच्छी तो नहीं दिख रही है। हो सकता है आप महीने का 10, 20, 25, 50 हजार रुपए, लाख रुपए कमाते होंगे, लेकिन इससे ज्यादा फिर आप कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो टाइम है ही नहीं। तो आपको कुछ ऐसा जुगाड़ तो करना पड़ेगा, कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि और समय
ना खर्चते हुए भी पैसे इनकम आने लगे, तो आपको टाइम मल्टीप्लिकेशन के बिजनेस की जरूरत है, आपको टाइम कंपाउंडिंग के बिजनेस की जरूरत है, जहां लोगों का समय आपके समय के साथ जुड़ जाए और उनके समय के हिसाब से पैसे आपको आने लगे। तो इस बिजनेस से ज्यादा अच्छा बिजनेस आपके लिए तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ये टाइम मैनेजमेंट का बिजनेस है। तो जब आप इस बिजनेस में आ जाते हैं सर, है ना, तो आपको समय ही समय मिलता है। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने मुझे बताया कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक, जिनके पास बहुत समय होता है, लेकिन उस समय को एंजॉय करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। कुछ बेरोजगार लोगों को देख लीजिए, उनके वो दिन भर फ्री हैं, सारा टाइम फ्री फ्री हैं, सड़क के किनारे किसी रॉक पे बैठे हैं, चाय की दुकान में बैठे हैं, है ना, फुल टाइम उनके, दोपहर को खा के 4 घंटा घर पे सो भी जाते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं, फुल समय है उनके पास, लेकिन उनके पास इस समय को एंजॉय करने के लिए पैसे नहीं होते। एट द अदर हैंड, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके पास उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं होता। वो लंच भी करते हैं तो ये कान में फोन दबा रहता है, हाँ जी, हाँ 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 हाँ, वो लंच करने के टाइम में भी कान में फोन दबा हुआ रहता है ना। मतलब ना बीवी के लिए समय, ना बच्चे के लिए समय, ना अपने लिए समय निकाल रहे हैं, खाना खाने की फुर्सत नहीं है, पैसे बहुत हैं। ऐसा पैसा किस काम का, ऊपर लेके जाएंगे, है जी। पैसे को अगर सदुपयोग ही ना कर पाए, पैसे का अगर हम अपने जीवन में एंजॉय ही ना कर पाए, परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड ना कर पाए, शाम को बीवी बच्चों के साथ 2 घंटा हंस बोल ना पाए, तो ये रुपया किस काम का सर। तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत रुपए हैं, लेकिन उनके पास खुद के लिए खाने का समय नहीं है, और लंच में भी कान के नीचे फोन। तो ऐसा पैसा भी किसी काम का नहीं है। असली जिंदगी तो वो होनी चाहिए ना कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, और उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होना चाहिए। तभी तो जीवन का असली आनंद है ना सर। और इस बिजनेस में जब आप आते हैं, तो इस बिजनेस में आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। और मजेदार बात क्या है कि उस अनलिमिटेड इनकम को एंजॉय करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा समय होगा, कि आप अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे पे जा सकें, आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पे जा सके, आप अपनी फैमिली के साथ शाम को डिनर पे जा सके, एक घर में बैठ के मूवी एंजॉय कर सके, आपके पास समय ही समय हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको किसी ऐसे बिजनेस में जाना चाहिए जहां पे आपको एटलीस्ट टाइम और पैसा दोनों मिले। टाइम और पैसा जिसके पास है ना सर, उसी को वेल्थ कहते हैं। जिसके पास सिर्फ पैसा है उसको आप रिच कह सकते हैं, लेकिन उसको वेल्दी नहीं कह सकते। जिसके पास समय और पैसा दोनों है वही वेल्दी है। तो ये बिजनेस आपको हेल्थ एंड वेल्थ दोनों प्रोवाइड करता है। तो जब मेरे अपलाइन ने मेरे को समझाया, जब मेरे मेंटर ने मेरे को समझाया, तो बात मेरे समझ में आ गई, और अब मैं इस बिजनेस में आ गया हूँ, इस बिजनेस में अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहा हूँ, और शाम को घर जाकर बीवी बच्चों के साथ टीवी भी देखता हूँ, साथ बैठकर हम लोग डिनर करते हैं, बड़ा अच्छा शांति से जिंदगी गुजारते हैं, और जिंदगी का आनंद आ रहा है। तो जब आप लोगों को ऐसा समझाते हैं, तो ऐसे जो प्राणी है जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, ऐसे लोगों को ये बिजनेस समझ में आता है, और इस बिजनेस में आ सकते हैं, आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आगे लेके चलता हूं। इट इज गोइंग टू सैचुरेट। अब कुछ और ज्ञानी लोग मिलेंगे, बोलेंगे जी हम 4 को जोड़ेंगे, 4 और 4 को जोड़ेंगे, वो 4 और 4 को जोड़ेंगे, 4 और 15 को जोड़ेंगे, 15, ये तो खत्म हो जाएंगे। और क्या खत्म हो जाएगा सर, लोग ही खत्म हो जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे। अब सब जुड़ जाएंगे तो पैसे कैसे आएंगे। कुछ लोग पंचवर्षीय योजना बनाने वाले टाइप लोग होते हैं, कि वो पंचवर्षीय सप्तवर्षीय योजना पहले ही दिमाग में बना लेते हैं, शुरू अभी कुछ किया नहीं है, और सोच रहे हैं कि सब जुड़ जाएंगे, 2 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे, 5 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे, 25 करोड़ जुड़ जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे, तब क्या होगा। ऐसे भी लोग होते हैं। वो कहते हैं कि एक आदमी, गरीब आदमी था, है ना, अब वो गरीब आदमी, उसको कहीं से कुछ भिक्षा मांग रहा था, तो भिक्षा मांगते मांगते कुछ उसके पास सत्तू इकट्ठा हो गया था, है ना, चने का आटा, सत्तू कुछ इकट्ठा हो गया था, तो उसने सत्तू को इकट्ठा कर करके उसने एक मिट्टी के हांडी में सत्तू इकट्ठा कर लिया, और वो उसके लिए बड़ा कीमती चीज था, क्योंकि वही उसकी पूंजी बन गई थी। तो उसको वो बड़े ध्यान से रखता था। उसने क्या किया, वो जिस चारपाई पे लेटा था झोपड़ी में, उसके ऊपर, ठीक चारपाई के ऊपर, उसने हांडी में सत्तू रख के ऊपर लटका दिया, ताकि बिल्ली वगैरह उसको, कुछ आवारा पशु उसको न खराब कर दे। अब वो रात को लेटा था, अब रात को लेटे लेटे ऊपर देख रहा है, तो ऊपर उसे हांडी दिख रही है।
अब उस हांडी को देख के उसके मन में विचार आने लगे कि इस हांडी के सत्तू को मैं बाजार में ले जाके बेच दूंगा, बेचने से जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं कुछ मुर्गियां खरीद लूंगा, सॉरी कुछ अंडे खरीद लूंगा, उन अंडों को घर में लाके रखूंगा, उन अंडों से कुछ मुर्गियां निकलेंगी, फिर उन मुर्गियों को मैं पालूंगा, फिर उन मुर्गियों को बड़ा होने के बाद वो मुर्गियां और अंडे देंगी, फिर और अंडे से और बच्चे निकलेंगे, फिर और बच्चे बड़े होकर और ज्यादा मुर्गियां बन जाएंगी, फिर मैं एक पोल्ट्री फार्म खोल लूंगा, फिर पोल्ट्री फार्म के अंदर में हजारों मुर्गियां हो जाएंगी, फिर हजारों मुर्गियां हजारों अंडे देंगी, और हजारों अंडे देकर मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा, और जब मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा तो मैं एक सुंदर सी लड़की से शादी कर लूंगा, और जब मैं एक सुंदर सी लड़की से शादी कर लूंगा तो उस सुंदर सी लड़की को मैं अपना सारा काम करने के लिए बोलूंगा, मेरे पैर दबाने के लिए बोलूंगा, वो मेरा पैर भी दबाएगी, और एक दिन जब अगर वो कभी मेरा पैर नहीं दबाएगी तब मैं उसे एक लात मारूंगा, और जैसे ही उसने लात मारी, लात से वो ऊपर का बेसन का हंडी में लगा लात, और बेसन की हंडी नीचे गिर के फूट गई, सारे सपने वहीं टूट के चकनाचूर हो गए। तो कुछ लोग ऐसे दिवा स्वप्न देखने वाले शेख चिल्ली टाइप होते हैं। बिजनेस उन्होंने आज देखा है, वो कैलकुलेट कर लेंगे, सब जुड़ गए तो बिजनेस सैचुरेट हो गया तो फिर लोग नहीं जुड़ेंगे तो पैसे कैसे आएंगे। तो ऐसे शेख चिल्ली टाइप के महानुभावों को भी आपको यही कहना है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी जब इस बिजनेस को देखा था तो मेरे मन में भी ये विचार आया था कि जी मैं तो ट्रक भर भर के लोग ले आऊंगा। अरे लोगों को ही तो लाना है, मैं तो ट्रक भर भर के, लेकिन ट्रक भर भर के लोग लाएंगे तो साल 2 साल में तो सारे जुड़ जाएंगे, तो फिर पैसे कैसे आएंगे, है ना। तो मेरे फिर अपलाइन ने मेरे को समझाया, मेरे ट्रेनर ने मेरे को समझाया कि सर ऐसा है कि आपकी खुशकिस्मती है कि आप हिंदुस्तान हो गए, आप इंडिया में पैदा हो गए हैं, और इंडिया की तत्कालिक जो हमारी जनसंख्या है वो करीब करीब 140 करोड़ से प्लस की है। क्या आप जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं। अब मेरे एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र 20 साल, 30 साल, 40 साल की होगी। आप हर रोज कितने लोगों को अटेंड करेंगे? अगर आप महीने में 1000 लोगों को भी जोड़ते हैं तो साल भर में कितने जोड़ लेंगे? 12,000 लोगों को जोड़ लेंगे। 10 साल जोड़ेंगे तो कितने को जोड़ लेंगे? है जी, 1,20,000 लोगों को जोड़ लेंगे। और आप ही की तरह अगर 100 लोग जोड़ रहे हो आपकी टीम में तो 1,20,00,000 को जोड़ लेंगे। इससे ज्यादा तो नहीं जोड़ पाएंगे ना। एक सिंपल हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन है कि अगर आप और आपकी टीम में 100 लोग मिलके हर महीने हजार हजार लोग को जोड़ रहे हैं तो 10 साल में भी आप 1 करोड़ लोगों को जोड़ पाएंगे, 1,20,00,000 लोगों को, जो कि हमारे प्रेजेंट कैलकुलेशन का 1% भी नहीं बनता। और मैं 10 साल का प्रोजेक्शन दिखा रहा हूं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि इन 10 सालों में और बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अच्छा, हमारा जो बिजनेस है ये 18 साल से कम के लोगों को अपने बिजनेस में ज्वाइन नहीं करने देता। तो आज की तारीख में जो बच्चे 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के होंगे वो अगले 10 साल बाद वो 18 के हो जाएंगे, 19 के हो जाएंगे, 20 के हो जाएंगे। तो वो पॉपुलेशन भी रेडी होगी कि नहीं होगी? रेडी होगी। तो आप मेरे को बताइए टेक्निकली सेचुरेशन कैसे आएगा आपके और मेरे जिंदगी में? हम सारे लोगों को जोड़ते रहे जिंदगी में, सेचुरेशन तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि लोग पैदा भी हो रहे हैं, लोग एडल्ट भी हो रहे हैं, और आपके और मेरे लोगों को जोड़ने की क्षमता है। ये भीड़ बढ़ाने का बिजनेस थोड़ी है। यहाँ पे आपको 1-2 करोड़ लोगों तक थोड़ी अप्रोच करना है। आपको 2, 4, 5, 10 एक्टिव लोग चाहिए, आपका बिजनेस वहीं से ग्रो कर जाता है। और इट इज अ मिथ, टेक्निकली इट इज, कभी ये पॉसिबल नहीं है कि 140 करोड़ लोग एक किसी सिस्टम में जुड़ जाए, आज तक नहीं हुआ। 136 साल से ये बिजनेस पूरे दुनिया में चल रहा है, और आज तक ऐसी कोई कंट्री नहीं हुई इस पिछले 136 साल में कि उस कंट्री के सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ गए हैं। ऐसा टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। मैं डेटा के ऊपर बात कर रहा हूँ। 136 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, चाइना, फ्रांस, यूएसए, बहुत सारे कंट्री में चल रही है। आज तक किसी कंट्री में 136 साल में तो सेचुरेशन पॉइंट नहीं आया। तो इंडिया में जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है आज की तारीख में दुनिया में, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। 140 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन है। यहाँ पे आपको कैसे लग रहा है कि सेचुरेशन आ जाएगा? तो ये बेसिकली हमारे दिमाग की भ्रांति है। सेचुरेशन जैसा कोई पॉइंट इस बिजनेस में कभी नहीं होता। तो जब मैंने उनको, मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसा समझाया, जब मुझे ये बात समझ में आई तो मुझे लगा कि हाँ बात तो सही है। और देखिए फिर मैं इस बिजनेस पे आ गया, और मैं पिछले साल भर से 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन सेचुरेशन तो नहीं आ रही है। तो ये बात जब आप उनको ऐसे समझाते हैं तो बात शायद उनके समझ में आ जाती है। आई डोंट लाइक सेल्समैन टाइप ऑफ वर्क, ओ माय डियर। कुछ लोग होते हैं कि ये तो बेचने का काम है,
प्रश्न नंबर 10 जिसे हम कहते हैं, जो ऑब्जेक्शन लोग अमूमन करते हैं, कि कुछ लोगों को जब आप पे प्लान दिखाते हैं तो लोग बोलते हैं ना ना ना, ये हमारे टाइप का नहीं है जी, ये हमारे टाइप का नहीं है जी। क्यों? ये तो सेल्समैन टाइप का काम है, ये तो लोगों को जाके बताना पड़ेगा, लोगों को जाके बेचना पड़ेगा, ये सेल्समैन टाइप का काम है, ये हमारे टाइप का काम नहीं है। तो ऐसे महानुभावों को भी आपको यही बोलना है कि आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं सर। जब मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा था तो मैं भी ऐसा ही सोचता था कि ये तो मेरे टाइप का काम नहीं है, ये तो सेल्समैन टाइप का काम है। तो मेरे स्पॉन्सर को जब मैंने ये बताया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपका टाइप क्या है, पहले ये तो बता दीजिए। आप कहते हैं कि ये आपके टाइप का काम नहीं है, तो आपका टाइप क्या है, जरा मुझे ये बता दीजिए। आप पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं? भाई पैसे तो कमाते होंगे ना, कोई घर के खर्चे होंगे, आपके पर्सनल खर्चे होंगे, तो आप किस टाइप से पैसे कमाते हैं? तो जी कहते हैं हमने दुकान डाल रखी है जी, हम जॉब करते हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो बोला बेच तो आप भी रहे हैं। अगर आपने किसी तरह का बिजनेस शुरू कर रखा है तो बिजनेस का एक ही मतलब होता है कि आप कुछ बेचते हो। तो आप कह रहे हो कि ये सेल्समैन का काम मेरे टाइप का नहीं, बेच तो आप भी रहे हो। अगर आप जॉब करते हो तो बेच तो आप भी रहे हो, अपना समय बेच रहे हो। जो आदमी जॉब करता है वो अपना समय बेच के पैसे कमाता है, वो 8 घंटे रोज समय देता है, समय बेचता है, तब जाके उसको सैलरी मिलती है। जो आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, वो अपना टैलेंट बेच रहा है। डॉक्टर को आप फीस क्यों देते हैं? क्योंकि वो डॉक्टर है, वो आपको डायग्नोस कर सकता है, वो आपकी बीमारी पकड़ सकता है, वो कौन सी दवाई खानी है ये बता सकता है। इस टैलेंट के ही तो फीस देते हैं ना उसको। अगर डॉक्टर के पास ये टैलेंट ना होता कि वो आपको डायग्नोस कर ले, वो आपको एग्जामिन कर ले, वो बता दे कि आपको क्या तकलीफ है और इस तकलीफ को दूर करने का उपाय क्या है, कौन सी दवाई खाएंगे, कब खाएंगे, कैसे खाएंगे, तो आप ठीक हो जाएंगे, इसी के तो पैसे देते हैं ना। हेलो। यानी जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं वो अपना टैलेंट बेचते हैं। कोई सीए है, वो आपका फाइल ऑडिट करता होगा, वो आपका आईटीआर बना देता होगा, है ना, वो आपका जीएसटी मेंटेन करता होगा, इस टैलेंट के ही तो पैसे देते होंगे ना, उसको फीस देते होंगे अपने सीए को। अगर वो ये सब नहीं करता तो आप सीए को पैसे देंगे क्या? हेलो। नहीं। तो यानी इस दुनिया में हर आदमी सेल्समैन है, हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। लुक अराउंड, हु इज नॉट सेलिंग? एवरीवन इज सेलिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने चारों तरफ देखिए, कौन नहीं बेच रहा है? हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। जो बिजनेस कर रहा है वो भी बेच रहा है। एक्सक्यूज मी। जो जॉब कर रहा है वो भी बेच रहा है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी बेच रहा है। बिना बेचे पैसे की जो इनकम नहीं हो सकती सर। पैसा तो तभी आएगा जब आप कुछ बेचेंगे। विदाउट सेल देयर इज नो इनकम माय डियर फ्रेंड्स। जैसे इंग्लिश में एक लाइन है जिसे कहते हैं, इफ देयर इज स्मोक देयर मस्ट बी फायर। बिना आग के धुआं नहीं होता। ठीक इसी तरह, इफ यू वांट टू अर्न यू हैव टू परफॉर्म सेल्स माय डियर फ्रेंड। विदाउट सेल देयर इज नो इनकम। इस बात को आज आप समझ लीजिए, 5 साल बाद समझिए, 10 साल बाद समझिए, मैं आपको याद आता रहूंगा कि कहता ठीक था कि बिना सेल के इनकम जनरेट नहीं हो सकती। तो ये आप ही के टाइप का काम है ना। मजेदार बात और क्या है जानते हैं, कि और दुनिया में कोई भी काम आप कर लें वहां आप ही के सेल से आपको पैसे आते हैं, लेकिन इस बिजनेस में तो फिर भी अच्छी बात यह है कि जब आपकी टीम बन जाती है तो आपकी टीम के सेल करने से भी आपको पैसे आते हैं। ये सिर्फ यही होता है। बाकी हर जगह पे आप जितना एफर्ट लगा करते हैं, आप जितना मेहनत करते हैं, आपके सेल से आपको पैसे आते हैं। लेकिन इस बिजनेस में जब आपकी एक टीम बन जाती है तो आपकी टीम के एफर्ट से भी, उनके सेल से भी आपको कमीशन जनरेट होती है। राइट। तो जब उन्होंने मुझे इस तरह से समझाया तब बात मेरे समझ में आई और मैं इस बिजनेस में जुड़ गया। और देखिए, आज मैं और मेरी टीम मिलकर बहुत शानदार सेल परफॉर्म करते हैं और हम सबकी जिंदगी बहुत ही शानदार है। तो जब इस तरह से उन्होंने मुझे समझाया तो मेरी बात समझ में आई, और जब आप सामने वाले को ऐसे समझाते हैं तो उनके भी बात समझ में आ जाती है। आगे लेके चलता हूं। लोग क्या कहेंगे, ये बड़ा एक समस्या आता है। लोग कहते हैं कि जी देखिए, ये बिजनेस तो ठीक है, पैसे वैसे सब ठीक है, कि या भैया आप कहते हो कि इस बिजनेस में बड़ा पैसा है, यहां से आएंगे तो घोड़ा गाड़ी बंदूक बुलडोजर सब खरीद लेंगे आप, ठीक है ना, वो सब तो ठीक है, आपके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं।
लेकिन लोग क्या कहेंगे यार, है ना? लोग बोलेंगे, लोगों की नजर में इस काम की छवि अच्छी नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे? लोग बोलेंगे तू भी जुड़ गया इस काम में, ये तो लोगों को पकड़ने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का चेन बिजनेस है ना? ये तो कोई अच्छा काम नहीं है, मार्केट में इसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। तो भाई, लोग क्या कहेंगे? ऐसे भी गीता ज्ञानी आपको मिलेंगे। तो आप तो सेल्स के बंदे हो, आपको अपना टेम्पर नहीं लूज करना है, आपको दिमाग ठंडा रखना है, और आपको उनको यही कहना है कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी जब इस बिजनेस को देखा तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा कि लोग क्या कहेंगे। तो मैंने अपने स्पॉन्सर को बताया कि सर ये बिजनेस तो आप जो बता रहे हो सब ठीक है, लेकिन इसकी छवि मार्केट में अच्छी नहीं है। तो अगर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया तो लोग क्या कहेंगे कि मैं क्या काम कर रहा हूं, है ना? तो मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया कि बेटा ऐसा है कि ये लोग कौन से हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कौन से लोग हैं, आपकी जिंदगी में लोग कौन है? तो उन्होंने कहा जी लोग लोग ही लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता मेरे हिसाब से। हर इंसान के जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। हर इंसान की जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो उनके घर के अंदर में रहते हैं, और एक वो लोग जो उसके घर के बाहर रहते हैं, है ना? आपके घर के अंदर भी तो लोग रहते होंगे ना, आपके माता जी, आपके पिताजी, आपके भाई बहन, आपके चाचा जी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे। ये वो लोग हैं जो आपके घर के अंदर रहते हैं। और इनके अलावा बाहर जो लोग हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, अनजान लोग हो सकते हैं, दुकानदार हो सकते हैं, ये बाहर के लोग हैं, ठीक? दो तरह के लोग हर आदमी की जिंदगी में होते हैं। आपको ये क्या मायने रखता है कि कौन से लोग क्या कहते हैं? घर के लोग क्या कहते हैं ये मायने रखता है, या बाहर के लोग क्या कहते हैं ये मायने रखता है? जहां तक मेरा बात है, तो मुझे घर के लोग अगर मेरे को कुछ ना कहे ना, तो मुझे बाहर के लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर की दुनिया मुझे हजार गालियां दे रही हो और मेरा परिवार सुखी है, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर में लोग मुझे भला बुरा कह रहे हो, लेकिन जब मैं घर आऊं तो माँ बाप के चेहरा खुश हो जाए मुझे देखकर कि क्या बेटा मिला है ना? तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर के लोग मुझे 25 बातें भरी भली बुरी कह रहे हो, लेकिन जब मैं घर आऊं तो बच्चे खुश हो जाए कि क्या पापा मिला है, मेरी बीवी मन में सोचे कि हर जन्म में पति तो ऐसा ही मिलना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर के लोग तो कुछ ना कुछ हमेशा कहते हैं यार। बाहर के लोग तो भगवान को भी भला बुरा कहते हैं, प्रधानमंत्री को भी भला बुरा कहते हैं, सबको भला बुरा कहते हैं। तो बाहर के लोग क्या कहते हैं ये किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आपके घर के लोग क्या कहते हैं ये फर्क पड़ना चाहिए, है ना? पता चला बाहर आपकी बड़ी पूछ है, बाहर चाय की दुकान पे आप चौधरी टाइप होते हैं, लेकिन घर में आते ही बीवी आपसे बात नहीं करती। बीवी सोचती किसके पल्ले पड़ गए, बच्चे सोचते कहाँ पैदा हो गए, माँ बाप सोचते हैं किस नालायक को जन्म दे दिया। तो ऐसे इंसान को डूब मरने की जरूरत है। बाहर की दुनिया, बाहर के लोगों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए सर। बाहर के लोग क्या कहते हैं वे फर्क मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमारे घर के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना सर, जब आपके पास पैसे आते हैं, उन पैसों से आप खुशियां लेकर आते हैं, अपने माँ बाप को तीर्थ घुमाने भेजते हैं, अपने माँ बाप को अच्छे जगह छुट्टियां मनाने के लिए भेजते हैं, बीवी को एक साड़ी खरीद कर देते हैं, बीवी को एक नेकलेस खरीद कर देते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं ना सर, तो बाहर की दुनिया क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर के लोगों का विचार आपके लिए शानदार होना चाहिए, है ना? तो आप ये डिसाइड कीजिए आप किन लोगों की बात कर रहे हैं। मेरे लिए तो घर के अंदर के लोग मैटर करते, बाहर के लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते। और आप कितना ही अच्छा काम कर ले, बाहर के लोग तो कुछ ना कुछ आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे ही। यहाँ लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, यहाँ भगवान लोगों ने जीसस क्राइस्ट को नहीं छोड़ा, है ना? तो मैं और आप किस खेत की मूली है? आप कितना ही अच्छा काम कर ले, बाहर के लोग कुछ ना कुछ आपके बारे में नेगेटिव ही बोलेंगे। तो सर, अगर आपको लोगों की फिक्र है तो ये डिसाइड कीजिए कि कौन से लोग आपके घर के अंदर है, उनके विचार आपके प्रति क्या है। अगर उनके विचार आपके प्रति सही है तो दुनिया क्या कहती है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जब उन्होंने मुझे ये बात समझाई, तो मुझे बात समझ में आई कि बात तो ठीक कह रहा है। घर के लोगों के, बीवी के नजर में मेरी छवि अच्छी होनी चाहिए, मेरे बच्चों की नजर में मेरी छवि अच्छी होनी चाहिए, मेरे माँ बाप के नजर में मेरी छवि अच्छी होनी चाहिए, है ना? और उन्होंने मुझे एक बात बताई कि और बाहर के लोगों की भी सुन ले। इमेजिन करो कि तुम्हें महीने के 5 लाख रुपए
आते हैं, आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारे अकाउंट में हर महीने 5 लाख रुपए आ रहे हैं। कैसा लगेगा यार तुमको? फील कैसा होगा कि आपके अकाउंट में हर महीने 5 लाख रुपए आ रहे हैं? और मजेदार बात जानते हो, ये बात आपके पड़ोसियों को, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को भी पता है कि आपको 5 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं। तो उनके विचार आपके प्रति कैसे होंगे? उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा होगा? सोचिए जरा। आंखें बंद करो 5 सेकंड के लिए और सोचो कि आपके अकाउंट में 5-5 लाख रुपए हर महीने आ रहे हैं। और मजेदार बात है कि ये बातें आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, आपके पड़ोसियों को भी पता है। तो उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा होगा? खराब होगा कि अच्छा होगा? भाई साहब, आपको वो सैल्यूट मारेंगे, अरे भाई 5 लाख रुपए आता है भाई। इमेजिन करिए ना, आप अपने दोस्त की शक्ल दिमाग में लाइए, अपने पड़ोसी की शक्ल दिमाग में लाइए, अपने रिश्तेदार की शक्ल दिमाग में लाइए कि उनको पता है कि आपको महीने के 5 लाख रुपए आते हैं। उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा होगा? पैसा आता है ना सर, तो लोगों का विचार भी बदल जाता है। मनी है तो हनी है। पैसा जब आता है ना, तो लोगों के विचार अपने आप बदल जाते हैं। विचारों में परिवर्तन जेब के विकास के साथ होता है, इस लाइन को याद रखिएगा। आपके जेब में जैसे जैसे विकास होता जाएगा, लोगों के विचारों में आपके प्रति परिवर्तन अपने आप आता रहेगा। लोग फिर बोलेंगे, मैं जानता था तू कुछ करेगा, मैं बचपन से जानता था कि कुछ ना कुछ बढ़िया करेगा ये। मैं जब आपकी मर्सिडीज आके खड़ी होगी ना, तो पड़ोसी आके बोलेगा, हम तो पहले से जानते थे सर कि आप टैलेंटेड आदमी, आप कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे सर। पड़ोसी चाचा जी आ जाएंगे, मामा जी आ जाएंगे, मैं तो बचपन से कहता था कि कुछ बड़ा करेगा ये, नालायक नहीं है ये, बड़ा कुछ करेगा। विचारों में परिवर्तन जेब के विकास के साथ आता है सर। विचारों में परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है, लोगों का विचार में परिवर्तन मत लाइए, अपने जेब में विकास कीजिए। आपके जेब में विकास होता जाएगा, लोगों का विचार आपके प्रति बदलता चला जाएगा। तो जब उन्होंने मुझे ऐसा समझाया, तो मुझे समझ में आया, और जब आप उनको बताएंगे तो सामने वाले को भी ये बात समझ में आ जाएगी, है ना? मोस्ट पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अच्छा, आप कुछ कुछ ऐसे एनालिटिक्स टाइप के लोग होते हैं, जो उन्होंने बिजनेस को बड़ा एनालाइज किया होता है। उन्होंने कहा कि देखो, सब कुछ ठीक है सर, लेकिन डेटा ये बताता है कि 90% लोग जो इस बिजनेस में जुड़ते हैं ना, वो पैसा ज्यादा कमा नहीं पाते। कुछ ही लोग होते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू खरीद पाते हैं, बड़ा मकान बना पाते हैं, और ज्यादा लोग नहीं होते हैं। तो इस बिजनेस में सक्सेस रेशियो बड़ा कम है। वो है ना, एकदम परम ज्ञानी टाइप लोग होते हैं। उन्हें बिजनेस में हर 90% लोग तो फेल हो जाते हैं जिस बिजनेस में, वो तो पैसा कमा ही नहीं पाते हैं। तो थोड़े मोड़े कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा मोड़ा पैसा कमा जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको कहना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन मेरे अपलाइन ने, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे पूछा कि एक बात बताओ, इस बिजनेस के बारे में जाने देते हैं। क्रिकेट कैसा बिजनेस है? क्रिकेट में अगर आपका लड़का चला जाए, तो आप चाहते हैं कि आपका लड़का क्रिकेट में चला जाए? अरे कौन नहीं चाहता कि मेरा बच्चा क्रिकेट खेले। इंडियन टीम में पहुंचे कि ना पहुंचे, आईपीएल खेल ले बस, दो चार एक सेशन आईसीएल खेल ले, घर की सारी तब समस्या दूर हो जाती है। आज के तारीख में किसी घर में लड़का हो, तो घर वाले चाहते हैं कि काश मेरा लड़का भी आईपीएल खेल जाए। इंडियन टीम पहुंचे कि ना पहुंचे, किसी फ्रेंचाइजी में इसको चांस लग जाए और आईपीएल खेल ले बस। है जी? होता है कि नहीं होता? बोले हाँ। मेरा सवाल है आपसे, हिंदुस्तान में कितनी जनसंख्या? 140 करोड़, है ना? कितने प्लेयर को चांस मिलता है? 20, 25, 30, 40? 140 करोड़ के देश में एक ऐसा बिजनेस या एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें 40-50 लोगों को ही चांस मिल सकता है, और वहां पे लोग अपने बच्चों को एकेडमी में डालते हैं कि नहीं डालते? लोग क्रिकेट एकेडमी में डालते हैं, लोग स्पोर्ट्स में डालते हैं कि मेरा बच्चा भी कुछ कर जाएगा। सक्सेस का रेशियो कितना परसेंट है? 0.000% में भी है, नहीं आएगा। लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा खेले। उससे तो अच्छा ही रेशियो है डायरेक्ट सेलिंग का। मैं आपको एक डेटा देता हूं। मुंबई सीएसटी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के अनुसार मुंबई सीएसटी यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई रेलवे स्टेशन पे हर रोज तकरीबन 3,000 लड़के लड़कियां पूरे इंडिया से उतरते हैं हीरो हीरोइन बनने के लिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा है। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे करीब करीब 3,000 बच्चे हर रोज उतरते हैं पूरे इंडिया से। कोई मेरठ से जा रहा है, कोई इंडिया से कलकत्ता से जा रहा है, कोई भोपाल से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, कोई
सपने लेकर जाते हैं 20 साल 22 साल 25 साल के लड़के लड़कियां कि हीरो बनेंगे, हीरोइन बनेंगे, मॉडल बनेंगे, डांसर बनेंगे, कोरियोग्राफर बनेंगे। 3,000 बच्चे बच्चियां हर रोज उतरते हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो 3,000 इंटू 3 करेंगे तो साल के महीने के करीब करीब 1 लाख बच्चे उतरते हैं वहां पे हीरो हीरोइन बनने। और साल में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो साल में करीब करीब 12 लाख लड़के लड़कियां मुंबई पहुंचते हैं हीरो हीरोइन बनने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे 50 हीरो और 50 हीरोइन के नाम बता दीजिए अभी। जिस इंडस्ट्री में 12 लाख लोग हर साल ट्राई करने जाते हैं, वहां उस इंडस्ट्री में आप मुझे 50 हीरो और 50 हीरोइन का नाम नहीं बता पाएंगे। रेशियो कहाँ है सर? लेकिन आज आपके शहर में इंडियन आइडल का ऑडिशन हो जाए, आज आपको पता चल जाए कि आपके शहर में इंडियन आइडल का ऑडिशन है, लोग घंटों कतार में खड़े रहते हैं कि मेरी बारी आ जाए, शायद मैं सेलेक्ट हो जाऊं। उससे तो डायरेक्ट सेलिंग का रेशियो बहुत अच्छा है ना सर। आप यूपीएससी के एग्जाम, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, हाँ कौन नहीं चाहता। तो उसके लिए यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा, हाँ। यूपीएससी में वैकेंसी कितनी होती है, बच्चे एग्जाम में कितना बैठते हैं? 100 200 300 400 की वैकेंसी होती होगी, लाखों में बच्चे एग्जाम देते हैं। परसेंट कितना है? 0.001% भी नहीं है। लेकिन लोग बोलते हैं कि आईपीएस अच्छा करियर है, मेरा बच्चा आईपीएस बन जाए, मेरा बच्चा आईएएस बन जाए, कुछ ना हो तो कहीं डीएम कलेक्टर बन जाए, हमारा जिंदगी सफल हो जाएगा। सक्सेस का रेशियो कितना है सर? डायरेक्ट सेलिंग उससे तो बहुत ज्यादा अच्छा। अगर डायरेक्ट सेलिंग में 10% लोग भी सफल होते हैं, अगर डायरेक्ट सेलिंग में 5% लोग भी सफल होते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छा रेशियो है। बाकी सारे करियर में तो 0.0001% का सफलता का रेशियो होता है। क्या मैं ठीक हूं? बिल्कुल ठीक है। और जो मैं आपको डेटा हमेशा देता हूं कि हिंदुस्तान में हर साल 90 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। उन 90 लाख बच्चों में कितनों को जॉब मिलता है? लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ाते तो है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप बच्चे को बोलते हैं तू घर बैठ, क्योंकि 90 लाख में तू भी शामिल हो जाएगा, तू भी बेरोजगार बनेगा, उससे अच्छा तू घर बैठ। ऐसा तो नहीं करते। आप अपने बच्चे को ग्रेजुएट तो करते हैं ना। सक्सेस का रेशियो कहाँ है सर? सक्सेस का रेशियो 0.0001% में, फिर भी आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। तो सर, डायरेक्ट सेलिंग का सक्सेस का रेशियो बहुत अच्छा है। अगर 5% 10% लोग भी यहाँ से करोड़पति अरबपति बनते हैं तो सक्सेस का रेशियो बहुत अच्छा है। और बाकी 90% लोग भी, ऐसा नहीं कि वो ठन ठन गोपाल हैं, 2 4 5 10 20 25 50 हजार रुपए तो वो भी कमा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का सक्सेस रेशियो और सक्सेस का पैरामीटर इतना हाई है ना कि जब तक लोग यहाँ महीने का 50 लाख रुपए नहीं कमाते तब तक हम उनको सक्सेसफुल कंसीडर ही नहीं करते। वो महीने का 1.5 2 लाख रुपए कमा रहा होता है, और 1.5 2 लाख रुपए भी अच्छी रकम होती है अगर वो हर महीने आए आपके पास। महीने के 50 हजार भी अच्छी रकम होती है अगर वो हर महीने आपके पास आए। तो ऐसे आपको करोड़ों लोग मिलेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग में 25 50 हजार रुपए महीने का कमाते हैं, लेकिन आप उसको सक्सेसफुल कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका पैरामीटर बहुत हाई है। आपको दिखता है कि महीने का जब तक 20 लाख नहीं आए तब तक हम सफल थोड़ी होंगे। तो हो सकता है 5% 10% लोग ही ऐसे हो जो महीने के 20 25 30 लाख रुपए कमाते हो, लेकिन बाकी के रेशियो भी बहुत बड़ा है जो महीने का 50 हजार 70 हजार 80 हजार 1 लाख रुपए कमाते हैं, उसमें भी जिंदगी अच्छी चलती है। तो डायरेक्ट सेलिंग का सक्सेस का रेशियो बहुत अच्छा है सर। तो जब उन्होंने मुझे ऐसा समझाया तो बात मेरी समझ में आई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। समय इसकी ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। उम्मीद करता हूं कि आपके कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी आपके जीवन में, और इस सेशन को कल भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि जब तक इस सेशन के 20 25 जितने भी सेट ऑफ क्वेश्चन है उसको कंप्लीट नहीं करते तब तक ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पूरा नहीं होता।